नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पिछले कई दिनों से आप गोला बारूद, एयर स्ट्राइक, बम, बिल्डिंग तबाह होते देख रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे इस जंग में और कौन कौन कूदने वाला है। दुनिया के मुसलमानों को इस जंग में शामिल होने की बात कर दी है ईरान ने। जंग में क्या कुछ और बड़ा होने वाला है। दो महारथियों और कूदने वाले हैं, अमेरिका और ईरान। ये जो स्थिति बनी हुई है गाजा में, इसके आगे की कहानी ये है कि ईरान, अगली तस्वीर दिखाइए, कि ईरान और इजराइल, ये पहले मैंने आपको बताया था क्या ये आमने सामने आएंगे। ईरान जो कि शिया मुल्क है, शिया मुल्क के ये धर्मगुरु हैं, इनका नाम है खमनेई। ये कह रहे हैं दुनिया के 50-57 मुस्लिम देशों से कि सब जंग में कूद जाओ इजराइल के खिलाफ, इजराइल का खात्मा कर दो, इजराइल का भूगोल बदल दो, पूरा ज्योग्राफी इजराइल का बदल दो। अब ये ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगली तस्वीर आपको दिखाऊं कि ये दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग सड़कों पर निकले जो फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान है। दुनिया की सबसे कम आबादी में अगर कोई है तो वो यहूदी है। लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख के आसपास ही यहूदी है। सबसे पुराना धर्म है, जबकि अब इसको धार्मिक शक्ल दी जा रही है। इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए। बाइडेन जो है ये कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। अमेरिका की जंग में एंट्री होगी। विदेश मंत्री आ चुके हैं, यहां रक्षा मंत्री इजराइल आ चुके हैं, अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल आ रहे हैं। इस बीच ईरान सीधे चुनौती दे रहा है। तो सवाल यह है, क्या ये जो लड़ाई है ये खत्म होगी या ये यहूदी बनाम मुसलमान की जंग में तब्दील होगी। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास की लड़ाई अब धार्मिक जंग में बदल गई है। इस जंग में दुनिया की बड़ी बड़ी परमाणु शक्तियां आमने सामने हैं। ईरान अब सरेआम धमकी दे रहा है, वो मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है और खुलकर ऐलान कर रहा है कि हमास पर हमले नहीं रुके तो इजराइल का भूगोल बदल देंगे, दुनिया के सारे मुसलमान जंग में कूद जाएंगे। ईरान आंखें दिखा रहा है तो अमेरिका सुपर पावर वाला दम दिखा रहा है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बाद अब बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। क्या यह इस बात का इशारा है कि अब अमेरिका भी फौज भेजने वाला है और हमास के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने वाला है। अब सोचिए, बाइडेन कल पहुंचने वाले हैं इजराइल। इस बीच पुतिन कहां है? पुतिन ने फ्लाइट ली और पुतिन पहुंच गए चीन। पुतिन चीन पहुंचे, जिनपिंग से मिल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कैसे तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। बाइडेन अमेरिका से इजराइल कल पहुंच जाएंगे, पुतिन चीन पहुंच चुके हैं। इधर अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को अलग अलग मुस्लिम देशों में भेज दिया। ब्लिंकन कल पहुंचे थे इजराइल, आज फिर वहां से जॉर्डन पहुंच गए। ये जो घटनाक्रम है ये बता रहा है कि ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। एक दूसरे को ये देश जुबानी जंग में घेरे हुए, ये जुबानी जंग क्या जमीनी जंग में तब्दील होगी? देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है जंग के बीच ईरान ने यह धमकी दी है। फिर से ईरान ने इजराइल को मजहबी युद्ध वाली धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर है खमनेई, भड़काऊ बयान दिया है। ऐसे ही गाजा पर अगर हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतरेंगे। अगर गाजा में इजराइल के हमले नहीं रुके तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमान को रोक नहीं पाएगा। देखिए, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बता रहे हैं। खुद की दोस्ती सऊदी अरब से अब हो पाई है, जो दुनिया का मुस्लिम देश है। ईरान की सेना को रोकना मुश्किल हो जाएगा, कह रहे हैं। जंग के पीछे ईरान के हाथ होने का दावा है। ईरान के भड़काने पर हमास ने इजराइल पर हमला किया है, हकीकत ये। अब हमास के समर्थन में ईरान के नेताओं के बयान आ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट कर रहा है ईरान। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान दरअसल बौखला गया है। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर भी ईरान धमकी दे चुका है। अमेरिका क्या कह रहा है? बाइडेन के दौरे से पहले ईरान की यह धमकी आई है। जंग के बीच कल इजराइल पहुंच रहे हैं बाइडेन। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हालात की जानकारी लेंगे।
ईरान के जंग में आने पर अमेरिका भी अपनी सेना भेज देगा लड़ने के लिए गाजा में। इजराइल में अपनी फौज उतार देगा अमेरिका। अमेरिकी संसद में बाकायदा इसको लेकर बिल आ सकता है। अमेरिका ने पहले ही 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, यानी युद्धपोत भेज दिए हैं। मिसाइलों से लैस युद्धपोत भी भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। 2000 मरीन सैनिक भी अमेरिका भेज रहा है इजराइल। इजराइल दौरे से पहले बाइडेन का यह बयान आया कि इजराइल यूक्रेन एक साथ हम रक्षा कर सकते हैं, यानी अमेरिका कह रहा है हम यूक्रेन की भी रक्षा कर रहे हैं और वक्त आने पर इजराइल की भी। अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग अरब देशों में भड़के, साथ ही हिजबुल्लाह को भी जंग से दूर रहने की कोशिश रखने की कोशिश है। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाएंगे। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाइडेन के दौरे के बाद गाजा में एक्शन और तेज हो सकता है। जंग की शुरुआत से ही इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल आ चुके हैं। 4 दिन में दूसरी बार ब्लिंकन इजराइल आए। अमेरिका के आर्मी चीफ माइकल कुरेला भी इजराइल पहुंच चुके हैं। जर्मनी क्या कह रहा है ईरान से? ईरान की धमकी पर जर्मनी भड़क गया है। ईरान ने कहा आग में घी मत डालो। ईरान से जर्मनी कह रहा है आग में घी मत डालो। इस हालत में भड़काने से पहले सोच लो 10 बार। हमास नेता से मुलाकात के बाद जर्मनी की यह चेतावनी है। इजराइल के दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है। जर्मन चांसलर जॉर्डन और मिस्र भी जाने वाले हैं। ये इजराइल पहुंच चुके हैं जर्मन चांसलर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है, हमें आजमाने की कोशिश न करो। दक्षिण मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं हम, लेकिन उत्तरी मोर्चे पर भी जंग को तैयार है। मतलब उत्तर मोर्चे पर हिजबुल्लाह से जंग को तैयार है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान बयान दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये जो चौतरफा जुबानी जंग आप देख रहे हैं, ये बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर खमेनी क्या कह रहे हैं। בהיותנו חסרי מגן, שילמנו מחירים שאף עם אחר בעולם לא שילם. גם בדורות שלאחר הקמת מדינת ישראל. اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه. अब सोचिए बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं, लेकिन इजराइल में तो धमाके हो रहे हैं। हमास ने रॉकेट दागा है इजराइल की राजधानी तेल अवीव में। इसी तेल अवीव में बाइडेन को आना है। बाइडेन आएंगे तो बाइडेन रहेंगे कहां, क्योंकि हर रोज हमास के भी रॉकेट यहां पहुंच रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, दहशत देखिए। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये इजराइल की संसद है। सायरन बज रहा है, सांसद भाग रहे हैं संसद छोड़कर। तो फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जैसे बाइडेन आएंगे तो कहां रहेंगे, जब सांसद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये इजरायली सांसदों को देख रहे हैं आप, सायरन बजा, सब भागे। उसके बाद ये वो तस्वीर है। तो बाइडेन तेल अवीव आकर सुरक्षित कैसे रहेंगे, उनके लिए क्या तैयारी की गई है। बाइडेन को रखा कहां जाना है, किस जगह सेफ जोन में बाइडेन आकर इजराइल में रुकेंगे, क्या खास बंकर में रहेंगे बाइडेन? उस बंकर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है वो बंकर, आप देख रहे हैं। ऊपर चारों तरफ आपको कौन नजर आ रहा है, तेल अवीव, इजराइल की राजधानी। अब ये देख रहे हैं आप, ये लिफ्ट है, इससे नीचे, इसे प्ले कीजिए प्लीज। ये नीचे आकर बाइडेन उतरेंगे और उसके बाद बाइडेन बंकर में रहेंगे। ये देख रहे हैं, ये है बंकर जिसमें बाइडेन रहने वाले हैं। तेल अवीव में सायरन बजते ही संसद की कार्रवाई रुक गई। सभी सांसद और नेतन्याहू बंकर नुमा कमरे में चले गए। हमास के हमलों के बीच बाइडेन इजराइल पहुंचेंगे और तेल अवीव में ही बाइडेन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। ऐसे में बाइडेन की सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी। इस तरह के बंकर में हो सकता है। ऊपर आप देख रहे हैं पूरा तेल अवीव और बाइडेन बंकर में। बाइडेन को बंकर में शरण लेना पड़े, इसकी संभावना है। इस बीच अमेरिका 2000 सैनिकों की भी तैनाती करेगा। बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का आदेश आया है। बाइडेन इस साल जंग के बीच यूक्रेन भी गए थे, आपको याद होगा, तब भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठे थे। बाइडेन की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस पर है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस अभी इजराइल में मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से सुरक्षा कवच में चलते हैं और उसी कवच का हिस्सा है कि उन्हें यहां पर रखा जाए। अब मैं आपको बताऊं, बाइडेन
इजराइल पहुंचेंगे और मैक्रो भी इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मैक्रो इजराइल पहुंचने वाले हैं, यानी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो भी इजराइल में लैंड करेंगे। और आज एक और जर्मनी के चांसलर ओलाफ भी इजराइल पहुंच चुके हैं। अब दुनिया के नेता इजराइल पहुंच रहे हैं दो वजहों से। एक, जिससे नेतन्याहू के साथ खड़े नजर आए। दूसरा, उनकी कोशिश है इस जंग को रुकवाया जाए, फिलिस्तीन में जो हालात बने हैं उसे काबू किया जाए किसी तरह से। यह है कोशिश। ये आप देख रहे हैं, यह है जर्मन चांसलर ओलाफ जो इजराइल पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि हालात जो बिगड़ रहे हैं, बिगड़ने के पीछे वजह यह है कि जो इजराइल है वो चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजराइल पर हमले भी मुस्लिम देश कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अगर जंग हुई तो देखिए कितना मुश्किल होगा इजराइल के लिए। इजराइल देख रहे हैं, इजराइल के बगल में सीरिया है, लेबनान है, ईरान है, जॉर्डन है, कुवैत है, मिस्र है, सऊदी अरब है, ऊपर देखिए तुर्की है, लेबनान है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, सूडान है, यमन है, ओमान है, ट्यूनीशिया। ये सारे देश आप देख रहे हैं। इजराइल चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश खड़े हैं। अगर ये सारे देशों ने इजराइल पर हमला किया तो क्या इजराइल लंबे वक्त तक खुद को सुरक्षित रख पाएगा? वैसे नजीर पुरानी ये है कि इजराइल के खिलाफ ये मुस्लिम देश सब लड़े हैं पहले, अरब देशों ने हमले किए हैं, लेकिन हर बार इजराइल इस जंग में जीता है। और सिर्फ जीता नहीं है, इजराइल ने सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने कुछ और देशों से लड़ने के दौरान मिस्र के भी कुछ हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, बातचीत हुई, उसके बाद वो हिस्सा छोड़ा है। यानी बताने का मकसद ये है कि मुस्लिम देश जब लड़े हैं तब इजराइल से हारे ही हैं। और अब इस वक्त लेबनान जो इजराइल के वहां से हमले हो रहे हैं, देख रहे हैं, वहां से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह जो है वो अच्छा खासा उसका होल्ड है लेबनान के अंदर। आतंकी संगठन कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है 1 से 1.5 लाख लड़ाके हिजबुल्लाह के हैं लेबनान में, जहां से हमला हो रहा है इजराइल पर। अगली तस्वीर दिखाई। दूसरी तरफ सीरिया से भी अटैक हो रहा है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीरिया पर इजराइल भी अटैक कर रहा है। बताने का मकसद ये है कि कई मोर्चे जंग के खुल जाएंगे। लेबनान, सीरिया, कुछ और देशों से भी लड़ाई करनी पड़ सकती है, इसलिए इजराइल इस बात को समझ रहा है। अब सोचिए जरा, इजराइल अब तक गाजा में क्यों नहीं घुसा? इसके पीछे 4-5 वजह। उनमें से एक वजह क्या है? वो भी समझ रहा है इन सब से लड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, 75 साल में इजराइल ने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन अकेले दम पर इजराइल बड़ी जंग नहीं जीता है। छोटी जंगें, कम दिनों की जो जंग हुई है वो इजराइल ही जीता है। 1967 में 6 दिन में जंग हुई, अरब देशों को हरा दिया। 2012 में हमास से उसकी जंग हुई जो 1 हफ्ते चली। 2014 में हमास से जंग हुई, 48 दिन चली। तो इजराइल को नुकसान भी हुआ था। 2021 में इजराइल हमास में 11 दिन युद्ध चला। इस बार भी उसकी जंग 11 दिन की हो चुकी है और इजराइल अब तक हमास से जीत नहीं पाया है, ना हमास को खत्म कर पाया है। जंग अभी और लंबी खिंचेगी। ये एक वजह है कि जंग लंबी चलेगी, एक ये डर है। दूसरा डर कि इजराइल के पास सैनिक कम है, सेना कम है, फौज कम है। इजराइल में करीब 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 4 लाख रिजर्व फोर्स हैं। मतलब कुल सैनिक करीब 6 लाख है। उस पर हमास के साथ लेबनान भी हमला कर रहा है, यानी एक मोर्चा लेबनान में खुल गया, लेबनान की तरफ। सीरिया से भी गोलीबारी हो रही है, दूसरा मोर्चा सीरिया में खुल गया, वहां भी सेना भेजनी पड़ेगी। 3 मोर्चे, एक गाजा है, 3 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। इस हिसाब से उसके पास सैन्य क्षमता कम नजर आ रही है। तीसरी वजह, हमास की ताकत का पता नहीं है। 2005 में इजराइल ने गाजा छोड़ा था, उसके बाद से हमास वहां खड़ा हुआ और लगभग 20 साल हो गए। 18-20 साल में हमास बहुत ताकतवर हो गया। इजराइल 11 दिन से ज्यादा गाजा पर हवाई हमले कर रहा है, लेकिन हमास पर जमीनी हमला अब तक नहीं किया है उसने। उसे सुरंग में छिपे हमास आतंकियों का भी डर है। दावा है कि इजराइल को हमास की पूरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अभी वो आकलन कर रहा है, इसके पास हथियार तो थे, लेकिन कैसे हथियार है, कितना फौज है इसके पास। जब इजराइल में घुसकर हमास इतनी तबाही मचा सकता है, तो उनके घर में घुसने पर वो और भी नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे भी दुश्मन के घर में घुसकर जमीनी जंग मुश्किल होती है।
बेहतर बचाव के चलते अगर आप अंदर घुसेंगे तो एक दुश्मन मारने के बदले आपको 8 से 9 सैनिक गंवाने पड़ सकते हैं। और माना जा रहा है कि इजराइल भी जल्दबाजी में नहीं है। इसलिए दूसरी वजह है, चौथी वजह है बंधक। इजरायली बंधक अभी गाजा में है। जमीनी हमले में देरी की बड़ी वजह बंधक भी है और हमास आतंकियों ने 200 लोगों को बंधक बना रखा है, 200 इजरायलियों को। इनमें इजराइल के साथ अमेरिकी और विदेशी नागरिक भी हैं। हमास इन बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमला बंद करने पर बंधकों को छोड़ने की बात कह रहा है, इसलिए इजराइल तैयारी के बाद भी जमीनी हमला नहीं कर रहा है। यह सारी वजह है गाजा में न घुसने की। इस जंग को खत्म करना चाह रहा है इजराइल भी, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिल रहा है। अभी कोई तरीका नहीं सूझ रहा है कैसे इस जंग में आगे एक्शन लिया जाए। अब इस बीच में आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैंने आपको कहा सैनिक कम है, फौज कम है इजराइल में। विदेशों में रहने वाले जो युवा हैं वो देख रहे हैं फ्लाइट से वापस लौट रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जो इजरायली रहते हैं वो वापस लौट रहे हैं अपने मुल्क इजराइल। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके जश्न की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए। बॉर्डर पर, ये आप देख रहे हैं, बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं इजरायली फौज कि गाजा पट्टी में अंदर की एंट्री मिले, इसलिए वहीं पर देख रहे हैं जश्न मना रहे हैं, वहीं पार्टी कर रहे हैं क्योंकि अभी अंदर जाने का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। हमारी सहयोगी अलीशा ग्राउंड जीरो पर है, उनकी रिपोर्ट देखिए कैसे टैंक्स मूव कर रहे हैं और अभी क्या हालात है वहां। रिपब्लिक भारत की टीम अब आईडीएफ के साथ बेरी इजराइल के बुट्स में पहुंची है, जहां पर अब जो टैंक्स, मरकावाज और बीएमपी जो है वो अब गाजा सिटी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमने देखा कि बेरी इजराइल के किब्बुट्स जो कि वहां पर 120 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, कई लोगों को यहां पर अगवाई की गई थी। इतने ही नहीं, लेकिन बच्चों तो को मारा गया था। सबसे पहले हमास टेररिस्ट जो है, हमास आतंकवाद जो है वो सबसे पहले इसी बेरी किब्बुट्स में पहुंचे थे। वहां पर 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों के घर जलाए दिए गए। वहीं पर स्ट्रैटेजी जिस तरीके से चल रहे थे कि हमास टेररिस्ट सबसे पहले लोगों का घर जलाते थे, उसके बाद जैसे ही लोग बाहर आते थे उसी के बाद जो है उनके ऊपर ओपन फायरिंग जो है वो की जाती थी। लेकिन अब उसी के जवाब में अब इजरायली फोर्सेस जो है वो यहाँ पर अब तैनात है। 100 की संख्या में यहाँ पर टैंक्स, बीएमपी सभी मौजूद है और सभी हमने लगातार जो स्टेटमेंट देखे गए थे कि जो जंग हमास आतंकी की ओर से शुरू की गई थी उसका अंत अब इजराइल करेगा। अब इजराइल को सिर्फ डर यह है कि उनके बंधक कहां हैं। 200 बंधक बनाए गए हैं। आज हमास ने बाकायदा वीडियो जारी किया बंधकों का कि वो बंधकों की सेवा कर रहा है। हमास ने एक महिला का वीडियो जारी किया कि ये महिला जो इजरायली है, जो बंधक है, आप देख रहे हैं हमास के आतंकी वहां अगर डॉक्टर हैं तो पट्टी बांध रहे हैं। ये इजरायली महिला बंधक है जिसके हाथ में चोट आई है, हाथ में बैंडेज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये इस वक्त अभी हमास के शिकंजे में है। हमास ने इसे रिलीज नहीं किया है। हमास दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो अपनी मानवता वाली शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बात अलग है, दुनिया उसकी हैवानों वाली शक्ल देख चुकी है। अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी 3 दिन पहले, जिसमें इसे इजराइल ने जारी किया था और कहा था हमास के आतंकी बच्चों को उठा ले गए, बच्चों को बंधक बनाया है। आज ये तस्वीर हमास ने जारी की है और उसका कहना है देखिए जो हम बच्चे बंधक उठा ले गए हैं उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें संभाल कर रख रहे हैं, ये कहने की कोशिश है उनकी। अब मैं आपको बताऊं, अब इजराइल की क्या इंटेलिजेंस अभी नाकाम हो रही है गाजा के अंदर, क्योंकि इजराइल ने अब इनाम रख दिया है। जो बंधकों की लोकेशन का पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये हैं बंधक जो अभी गाजा में। हमास ने 200 से 250 लोगों को पकड़ रखा है, इजरायलियों को। बंधकों को लेकर इजराइल ने तलाश तेज कर दी है। दावा यह है कि हमास ने बंधकों को गुप्त सुरंगों में रखा हुआ है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल का प्लान है। बंधकों की सटीक जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। पता बताने वाले को लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जाएगी। बंधकों में इजरायली सहित कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बंधक संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इस वक्त सक्रिय हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत चल रही है। ये मैक्रो ने कहा, मैक्रो ये चाह रहे हैं कि
हमास के आतंकी बंधकों को छोड़ दें, इसके बदले में नेतन्याहू से बात करके इस जंग को रुकवाया जाए। मैक्रो ने दावा किया है बातचीत बेहतर दिशा में चल रही है। इस बातचीत की पल पल की जानकारी खुद मैक्रो ले रहे हैं। हमास ने बंधकों का एक और वीडियो जारी किया है और हमास प्रवक्ता ने विदेशी नागरिकों को मेहमान बताया। वो कह रहे हैं जिन्हें पकड़ा ये हमारे मेहमान हैं। वीडियो में एक महिला को इलाज करते दिखाया गया, जो मैंने आपको दिखाया। वीडियो में जो महिला जिसका इलाज कर रहे हैं, उसी तरह की एक महिला जिसका बयान सामने आया है, हमास के आतंकियों ने उसका बयान रिकॉर्ड करके भेजा है। वो क्या कह रही है महिला, जो बंधक है, सुनिए। כרגע אני נמצאת בעזה, חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה, נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים לי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר. अभी इजराइल अंदर नहीं घुस रहा क्योंकि बंधक अंदर है गाजा में, लेकिन एयर स्ट्राइक कर रहा है। कैसे मार रहा है ये देख रहे हैं। ये आज हेडक्वार्टर, हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। ये देख रहे हैं, पूरा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। बताइए, बताया जाता है ये हमास का हेड ऑफिस था, यहां सीधे आकर एयर स्ट्राइक की है इजरायली सेना ने। लेकिन एक और बड़ा कमांडर गिरफ्तार किया गया है। ये है कमांडर, ये हमास के शूरा का बड़ा नेता बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे गिरफ्तार किया गया है। इजराइल के सेना ने गिरफ्तार किया है इस तरह के कमांडर्स को, नेताओं को जो बड़ा रोल पीछे से प्ले करते हैं। उनकी गिरफ्तारी इस वक्त हो रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि लड़ाके मारे जा रहे हैं, इनके आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन हमास का जो सबसे बड़ा आका है वो है ये इस्माइल, मौज की जिंदगी जी रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहा है, मुस्लिम देशों में ठाठ से रह रहा है। अगली तस्वीर इसकी दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं, ईरान के नेताओं से मिल रहा है, दुनिया के मुस्लिम देशों के नेताओं से टच में है, मिलता है, जुलता है, ऐश की जिंदगी जी रहा है। लेकिन वहां फिलिस्तीन में लोग भी मारे जा रहे हैं, लड़ाके भी मारे जा रहे हैं, इसके आतंकी भी मारे जा रहे हैं, ये मौज में है। अगली तस्वीर दिखाई। ये देख रहे हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड विमानों से भी ये घूमता है यहां से वहां। तो सवाल यह है कि मुखिया मौज में है और लड़ाके कब्र में है। रिपोर्ट देखिए। गाजा में हमास के आतंकियों पर मौत बरस रही है। जान बचाने के लिए वो सुरंगों से सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते फिर रहे हैं, लेकिन हमास का अरबपति मुखिया आराम से विदेशों की सैर कर रहा है। वो जब मन होता है ठिकाना बदल लेता है। कभी वो अरब देश के नेताओं के साथ बैठक करता है, तो कभी कतर और तुर्की की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाता है। मतलब अरब देशों के बीच उसका रुतबा बाइडेन से कम नहीं। गाजा में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं। वो विदेश से ही रिमोट दबाता है और इजराइल पर बम बरसने लगते हैं। अब ये जितने मुखिया हैं, दरअसल आतंकवाद को इन्होंने धंधा बना लिया, बिजनेस। जब ये बिजनेस बना चुके हैं आतंकवाद को, तो एक तो बॉस होगा, तो ये बॉस है। बॉस के बारे में पहले आपको बताता हूं। देख रहे हैं, बॉस प्लेन के अंदर है, फ्लाइट में, प्राइवेट जेट में। इसका नाम है इस्माइल हानिये। हमास का ये सर्वोच्च नेता है, इस्माइल नाम है इसका। मतलब हमास का मुखिया और सुप्रीम कमांडर है ये। इजराइल पर हमले का प्लान इस्माइल का ही था। इसके आदेश पर ही इजराइल में कत्लेआम मचाया गया। हमास का सरगना इस्माइल अकूत संपत्ति का मालिक है। इसके पास करीब, थोड़ी बहुत नहीं, 16,000 करोड़ की संपत्ति है। 16,000 करोड़। इसलिए इसे हमास का अरबपति शैतान भी कहा जाता है। अरब देशों से इस्माइल के पुराने और बहुत गहरे रिश्ते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, तालिबान के चीफ से मिल रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ईरान के चीफ के साथ बैठा है। इसलिए बाकी आतंकी हमले से बचने के लिए भागते फिर रहे हैं। लेकिन हमास का मुखिया इस्माइल
मौज में। कभी वो ईरान में अरब देशों के नेताओं के साथ बैठक करता है, कभी कतर के अलग अलग शहर में वो हमास के लिए बैठकें करता है, पैसा जुटाता है। इस्माइल दोहा से ऑर्डर देता है और गाजा में हमला हो जाता है, इसलिए उसे हमास का अरबपति शैतान कहते हैं। एक और तस्वीर देखिए, तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन के साथ हाथ में हाथ डाले हुए। कतर और तुर्की से इस्माइल को खास मदद मिलती है। इस्माइल और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। कतर की सरकार उसके रहने खाने का इंतजाम करती है, मतलब कतर में इस्माइल के ऐशो आराम के सारे इंतजाम है। चंदे और सरकारी पैसे से हमास को फंडिंग की जाती है। इस्माइल दोहा से ऑर्डर देता है और गाजा से हमला होता है, इसलिए उसे हमास का अरबपति शैतान कहते हैं। इस्माइल जैसे सरगना जानबूझकर गाजा का विकास नहीं चाहते, ताकि गाजा के हालात दिखाकर पूरे मुस्लिम देशों से पैसा जुटाते रहें फंड के नाम पर। चंदे में मिली मोटी रकम गाजा की बजाय हमास के काम आती है, मतलब मदद में पैसे गाजा को मिले और अरबपति इस्माइल हो गया। यह है इसकी ऐशगाह। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस्माइल के बारे में आपको बता रहा था, इसका बेटा ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है कि हमास के मुखिया इस्माइल का बेटा ढेर कर दिया गया है। एक और कमांडर के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है ये इस्माइल का बेटा है। हमास चीफ इस्माइल हनिये का बेटा ढेर कर दिया गया है। इजराइल की बमबारी में ढेर हुआ है हेजम हनिये। गाजा में मारा गया है हमास चीफ का बेटा। अब मैं आपको बताऊं, चीफ का बेटा मार दिया गया, ये सबसे बड़ा जख्म होगा इसके लिए ऊपर। ये ऐसा दर्द है ये जो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। लेकिन ये जो आका है, ये आका की पूरी एक हायरार्की सिस्टम है आतंक और आतंकवाद में भी। ये आज इजराइल ने जारी की है, ये आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर तस्वीर इस्माइल की है, उसके नीचे सेनेवर है, यानी ऊपर टॉप बॉस। जैसे आपने कॉर्पोरेट दफ्तर में देखा होगा एक बॉस होता है, आतंकवाद भी एक धंधा है, एक बिजनेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलता है। एक बॉस है, बॉस के नीचे 2-4 चेले चपाटे हैं। उसके नीचे आप देखिए, उसके नीचे वो हैं जो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, पैसा जुटाएंगे। और उसके नीचे देखिए कमांडर्स हैं, और कमांडर्स के नीचे लड़ाके जो मरने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। ये है पूरी हायरार्की सिस्टम। ये धंधे की तरह कैसे फल फूल रहा है। उदाहरण के लिए अगली तस्वीर दिखाई, आईसिस भी इसी तरह से काम करता है। बाकायदा आईसिस में भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, आईसिस में भी एचआर होते हैं, आईसिस में भी पैसा जुटाने वाले होते हैं। अगली तस्वीर दिखाई, जैश भी ऐसे ही काम करता है। जैश में भी बाकायदा ट्रेनिंग देने से लेकर पैसा जुटाने से लेकर भर्ती करने तक सारे विभाग हैं। अगली तस्वीर दिखाई, तालिबान भी ऐसे ही काम करता रहा है। और अगली तस्वीर दिखाइए, बोको हराम का काम करने का तरीका भी यही है। अब मैं आपको दिखाऊं दुनिया के कौन कौन से बड़े देश, बहुत से देश जिसमें इस तरह के आतंकी संगठन है और वो कैसे काम करते हैं, इसके बाद आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं ग्लोब में, दुनिया के नक्शे में। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं इराक सीरिया में आतंकी संगठन आईसिस, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अलकायदा, और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा भी है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में तालिबान भी है, नाइजीरिया में बोको हराम है, फिलिस्तीन में हमास है, लेबनान में हिजबुल्ला है। अब आप देख रहे हैं ये सारे संगठन चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। क्यों, कैसे? इनका विजन एक है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं। लेकिन इनका मकसद सिर्फ अपना धंधा चलाना है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमास के आतंकी हैं जो घुस रहे हैं इजराइल के अंदर बंदूक लेकर। उसके बाद देखिए इस गाड़ी पर अटैक किया है, गाड़ी पर बंदूकों से हमला किया है। ये लड़ाके मारे जाएंगे, ये घुस गए इजराइल में, इन्हें इजरायली सेना ठोक देगी। इनका इतना ही मुकद्दर है, इतने दिन की जिंदगी है। अगली तस्वीर दिखाई, ये 6 कमांडर ढेर हो चुके, जो मैंने आपको दिखाया ये एक पिरामिड की तरह है। 6 कमांडर ढेर हो गए, ये मारे गए। इस्माइल जो आका है वो आखिरी तक जिंदा रहेगा। ये कैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये ऊपर आप पिरामिड देख रहे हैं, पिरामिड इसी तरह का इन सब का नेटवर्क है। चाहे उस तरफ आप हाफिज सईद देख लीजिए, इधर हमास का नेता इस्माइल देख लीजिए, ये बगदादी देख लीजिए या बिन लादेन देख लीजिए। कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह टॉप बॉस होता है इनका एक मुखिया। मुखिया अपने नीचे 4 कमांडर रखता है। जो 4 कमांडर हैं यहां तक तो मार दिए जाते हैं, मुखिया बचा रहता है, वही मौज करता है। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे 4-8 और लोग
उनमें भर्ती करने वाले, जिन्हें रिक्रूटमेंट करने वाले भी आप सुनते हैं कभी हिजबुल का रिक्रूटर मार दिया गया जो भर्तियां कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं भर्तियां करने के लिए। आईसिस का तो इतना काम था कि आईसिस भर्तियां भी करता था सोशल मीडिया के जरिए, एचआर भी होता था जो पैसा डिसाइड करता था। आईसिस में तो एक ब्राइड डिपार्टमेंट भी था, जो लड़ाके आतंकी वहां पहुंचते थे उनके लिए लड़कियां खोजना, दुल्हनें खोजने का काम करते थे, उनके रहने का इंतजाम करते थे। ट्रेनिंग देने वाले भी कमांडर, फंड जुटाने वाले भी होते हैं, उसके नीचे सब फाइटर होते हैं, वो आतंकी जो मारे जाते हैं सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़ों की तरह। इस तरह से इनका हायरार्की सिस्टम काम करता है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, कि आतंकवाद एक मकसद और विजन का चोला ओढ़े रहता है धर्म के नाम पर, लेकिन ये एक धंधे की तरह चल रहा है, इसलिए इसे कोई खत्म नहीं कर पा रहा है, ना मुखिया खत्म करना चाहता है क्योंकि उसकी दुकान चल रही। मुद्दा क्या, वो रिलीजियस है, इकोनॉमिक है या एथनिक है, उस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए आपको लीडर चाहिए। वो लीडर जो है उसके साथ में एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन होनी चाहिए ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और जब लोग साथ में जुड़ जाएंगे, आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से आएगी? आप पैसा उगाही करेंगे, आप डोनेशंस लेंगे कि बाहर के मुल्कों से पैसा मंगाएंगे, तो इस प्रकार आप पैसा इकट्ठा करेंगे। जब पैसा आ जाएगा तो आप हथियार असला खरीदेंगे और हथियार असले का इस्तेमाल करके उस गवर्नमेंट या उस मुल्क के साथ आप लड़ने की कोशिश करेंगे जिसके खिलाफ ही आप मुद्दा चला रहे हैं। कि कोई भी बड़े मूवमेंट जो दुनिया में हुए हैं, उनका जो लीडरशिप है वो हमेशा मौज मस्ती मारता है और नीचे वाले लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है या उनके माध्यम से उसको मूवमेंट को चलाता रहता है। तो इसलिए ये आप बिजनेस समझ के चलें। आप कहीं भी दुनिया में देख ले, चाहे ISIS हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इस कार्रवाई के तहत पैसे की उगाही कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और आगे चल के उसका जो है नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दत्ता साहब, जो बात कह रहे हैं, मारा कौन जा रहा है? आम सिविलियन, आम नागरिक, फिलिस्तीन में रहने वाला आम इंसान मारा जा रहा है, बेघर हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, आतंकी मौज में है, आका विदेश में है, लोग गाड़ियों से निकल कर जा रहे हैं दक्षिणी गाजा की तरफ। दक्षिणी गाजा पर पहुंचने के बाद वो इजिप्ट की तरफ देख रहे हैं, मिस्र की तरफ इस नजर से देख रहे हैं कि शायद उन्हें अंदर बुला ले। ये देख रहे हैं, ये मिस्र के बॉर्डर पर बहुत से ट्रक्स खड़े हैं जो अंदर आना चाहते हैं, सामान लेकर आ रहे हैं। ये वो ट्रक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गाड़ियों का लंबा काफिला इंतजार में है कि बॉर्डर खुले तो हम दाखिल हो, लेकिन बॉर्डर बंद है। अगली तस्वीर दिखाई। इस बीच बॉर्डर पर देख रहे हैं ये लोग जो पहुंच रहे हैं, जो इंतजार में है। देख रहे हैं सामने गेट है, गेट पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि इजिप्ट का बॉर्डर खुल जाए तो हम अंदर एंट्री कर पाए, लेकिन इजिप्ट ने बॉर्डर बंद कर दिया। मुस्लिम मुल्क साथ तो खड़े हैं, लड़ने को भी तैयार है, लेकिन किसी को रखने को तैयार नहीं है। और ये देखिए, इस बीच इजराइल ने इजिप्ट बॉर्डर पर धमाका कर दिया जहां लोग इंतजार कर रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर जो लोग फिलिस्तीन में रह रहे हैं और जो जाना चाहते हैं, वो दरअसल उन्हें मुस्लिम देश क्यों नहीं स्वीकारने को तैयार हैं? जो लड़ाई करने को तो तैयार है, लेकिन इन्हें रखने को तैयार नहीं है। इजराइल के पलटवार से फिलिस्तीन संकट में, उत्तरी गाजा खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 5 लाख फिलिस्तीनी उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ चले गए। कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण देने को तैयार नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जॉर्डन का जो हिजबुल्ला है वो बम तो फेंक रहा है इजराइल की तरफ, लेकिन जॉर्डन ने फिलिस्तीनी नागरिकों को शरण देने से इनकार कर दिया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने शरणार्थियों को खतरा बताया है। जॉर्डन के साथ ही मिस्र भी शरणार्थियों को आने नहीं दे रहा है। रेगिस्तान में, मिस्र के रेगिस्तान में रहने को रखने को तैयार नहीं। मिस्र ने कहा है कि उनको उनकी मदद करने की अपनी सीमाएं हैं। 90 लाख फिलिस्तीनी प्रवासी पहले से मिस्र में रह रहे हैं। सूडान, सीरिया, यमन, लीबिया में भी फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज पहले से रह रहे हैं। जंग के बीच कोई भी देश शरणार्थियों को अभी शरण नहीं देना चाहता है, यह है हकीकत। एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर भविष्य क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का? क्या भविष्य यह है कि ये 2 अलग मुल्क बन जाएं, या 2 अलग मुल्क बनने के बाद भी ये शांति से नहीं रह सकते?
सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब। समाधान कोई नहीं है, परंतु कुछ 50% कुछ थोड़ा बोला माहौल क्रिएट किया जाएगा, पर समाधान कोई कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, अगर पैलेस्टाइन का स्टेट बनना है, जो कि एक वाजिब डिमांड है, भारत भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी, यूएन भी, दुनिया भर कहते हैं पैलेस्टीन की स्टेट होनी चाहिए, तो इस मसले का समाधान बहुत ही मुश्किल है। और इस समय भी जो ये इजराइल गाजा पे वॉर कर रहा है, इसका भी कोई आउटकम नहीं है। इजराइल कितने हमस को कैसे निकाल देगा? 40,000 अगर हमस हैं फाइटर्स, एक आतंकी के पीछे करीब 5 सपोर्ट हार्डकोर होते, दैट मींस 2 लाख हमस हैं। अब 2 लाख हमस को मारने के लिए अभी भी आप देख रहे हैं, जब कोई भी बॉम्बिंग्स हो रही है, कुछ सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो करीब आधे सिविलियंस और आधे आतंकी मारे जाते हैं। तो अगर आपको 2 लाख आतंकी मारने हैं, यानी कि आपको करीब 4 लाख लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात देश की एक बड़ी खबर की। आज एक बड़ा फैसला आया समलैंगिक शादी को ना। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया कि समलैंगिक अपनी शादी की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि हमें भी देश में शादी का अधिकार दिया जाए, हमें भी रहने की आजादी है, तो हमारा एक राइट है कि हमें शादी का भी अधिकार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या आज फैसला आया, जरा रिपोर्ट देखिए। कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में आया है, हम खाली हाथ नहीं। अब आगे क्या? अब आगे यही कि हम जैसे आप जी रहे हैं खुले में, वैसे हम लोग भी खुले में जी पाए। शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी ह्यूमन राइट्स है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट को तो देना ही पड़ेगा। हमें दिखाइए इक्वालिटी कहाँ पर है। देश का लंबा इंतजार खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम लेकर आया, लेकिन जिसके लिए गम था उसके लिए उम्मीदें भी छोड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया, इसे गैर संवैधानिक बताया, इसे मूलभूत अधिकारों से बाहर रखा, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस बारे में सरकार विचार करे, क्योंकि कानून की व्याख्या का अधिकार कोर्ट को है, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद और सरकार को है। जो लीगलाइज की जो फाइट है या जो लड़ाई है, ये थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव सोसाइटी में लाने के लिए थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ता है। हमारी जंग जो है वो जारी है, हमें लड़ते रहना है। हर किसी का रवैया जो है, जो हमारे खिलाफ थे, उनका रवैया जो है वो एक दिन में बदलने नहीं वाला है। हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को ये बता पाएँ कि प्यार, आखिर में प्यार जीतता ही है। होप्स थी कि थोड़ा तो ऑल्ट्रेशन होके हमारे तरफ फेवर में आ जाएगा, ऐसे नहीं था कि पूरा निराश होके हम जाएंगे। बट एज वी से कि हम लोग फाइट कर रहे हैं पहले से, अभी भी करेंगे और करते ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो विल गो टू पार्लियामेंट एंड विल फाइट। स्ट्रगल यहाँ खत्म नहीं होता है। हमें अगर आज मिल भी जाता तब भी हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं होता। वो एक विन होता बट स्ट्रगल खत्म नहीं होता, तो स्ट्रगल तो चलता रहे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, और यह पूरी याचिका जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई के नेतृत्व में 5 जजों की यह बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक शादी की मांग की गई थी कि समलैंगिकों को अधिकार दिया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग की गई थी। स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जो अलग अलग धर्मों के लोग जिस एक्ट के तहत शादी करते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, और कहा गया था इसमें हमें भी अधिकार दिया जाए ताकि समलैंगिकों को शादी की कानूनी मान्यता मिले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 21 याचिकाएं डाली गईं। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार भी पक्षकार थे। सुप्रीम कोर्ट ने मई में इस पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 10 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, यानी फैसला सुरक्षित कर लिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ का 3-2 से फैसला आया। बेंच की अध्यक्षता खुद सीजेआई चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। सरकार ने समलैंगिक शादी का विरोध किया था। सरकार ने कहा था कानून बनाना संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट को यह काम संसद के हवाले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं दी समलैंगिकों को। समलैंगिकों ने बच्चा गोद लेने का अधिकार मांगा था। केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने का भी विरोध किया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इसके खिलाफ था। आयोग ने कहा था इस
कहा था कि इस तरह का प्रयोग ठीक नहीं है, इससे बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ेगा, बच्चे का भावनात्मक विकास भी प्रभावित हो सकता है। आयोग ने रिसर्च के आधार पर यह तर्क दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं इस पर। सिविल अधिकारों पर ध्यान देने को कहा गया है, यानी यह बताने का मकसद यह है कि जो समलैंगिक हैं उनकी कुछ मांगे थी, उनका कहना था कि उन्हें कुछ सिविल राइट्स दिए जाएं, उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो समलैंगिक के नागरिक अधिकारों के बारे में विचार करेगी। समिति उनके ज्वाइंट अकाउंट्स, पेंशन सुविधा देखेगी। ये उनको आपत्ति थी कि ये चीजें उनके लिए नहीं हो पा रही हैं। राशन कार्ड और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान देगी वो समिति। ये थी वजह। अब सुनिए जरा सुप्रीम कोर्ट के दो वकील तनुश्री भल्ला क्या कुछ कह रहे हैं और आदेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जताया है कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग तकलीफ में हैं, पर वो कानून की कसौटी पर कहाँ तक खरा उतरता है वो उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ा है, संसद पे छोड़ा है, सरकार पे छोड़ा है। इससे फायदा ये हुआ, जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, निठारी का आखिर गुनहगार कौन है। कल फैसला आया, इन दोनों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। तो जो हत्याएं हुई उनका आखिर जिम्मेदार और दोषी कौन है? उन्हें क्या किसी ने नहीं मारा है? यह एक और आरुषि कांड हो गया है क्या कि आरुषि की हत्या किसी ने नहीं की? अब अगली तस्वीर आपको दिखाऊं कि इनके घर पर लोगों ने गुस्से में पत्थर चलाए हैं। देख रहे हैं आप, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। लोगों में गुस्सा है, जिन्होंने अपनों को खोया है। इन पर आरोप लगे कि इन्होंने बच्चों को काटा, इन पर आरोप लगे इन्होंने महिलाओं, बच्चियों की हत्या की है, और ये बाइज्जत बरी हो गए हाईकोर्ट से। अब आपको बताऊं कि आखिर ये आप देख रहे हैं एक शख्स पत्थर चला रहा है, तो फिर आखिर दोषी कौन है? मासूमों को मारने वाला कौन है? नोएडा के निठारी कांड पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला आपको याद होगा, जब सुर्खियों में आया लोगों की रूह कांप गई कि दिल्ली से सटे नोएडा में कोई इस तरह से निर्मम तरीके से लोगों को मार के, पका के भी खा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल खड़े हुए हैं। कोर्ट ने डिटेल में सुनवाई के बाद फैसला दिया। कोर्ट ने पंडेर और कोहली को निर्दोष बताया, बरी कर दिया। सवाल एक ही है, अगर पंडेर बेगुनाह है तो निठारी कांड का हत्यारा कौन है? अगर सुरेंद्र कोहली निर्दोष है तो निठारी की बच्चियों को किसने मारा है? आखिर इस केस की जांच में कहां चूक हुई है? केस की जांच का जिम्मा सीबीआई के पास था। सीबीआई ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। दोनों के खिलाफ 16 केस में ट्रायल हुए। सीबीआई ने इस केस में 38 गवाह पेश किए। कोर्ट में 305 दिनों तक सुनवाई हुई। कई केस में फांसी की सजा सुनाई गई। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन हाईकोर्ट में पूरा मामला पलट गया। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा से बरी कर दिया। कोर्ट ने पंडेर, कोहली दोनों को बेगुनाह बताया। निठारी का यह मामला 19 बच्चों की हत्या से जुड़ा था। इनमें कई के नरकंकाल पंडेर के घर के पास मिले। यह है सच। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं इस मामले में पंडेर के वकील क्या कह रहे हैं और पीड़ित का क्या कहना है। उसको सजा न दी, माफ करी जाए, उसको फांसी दी जाए, उसको जरूर फांसी लगाई जाए कि जैसे हमारी बच्ची मारी है ना, ऐसे ही मारा जाए उसको। योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमारी यही है कि इनके दरिंदों को फांसी जरूर दे। जैसे हमारी बच्ची मारी ना, ऐसे फांसी इन दोनों को जरूर दे। 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट से, सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है।
हाईकोर्ट के अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए हैं। अब आइए आपको इस मामले के बारे में जरा बताएं। ये पूरा मामला 2006 का है और जब पंढेर नोएडा में रहता था, नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी में, पंढेर की इस कोठी का नंबर था D5। 2005 में पंजाब से यहां रहने आया। पंढेर ने वहां एक युवती को बुलाया था, युवती को नौकरी के बहाने बुलाया गया, लेकिन वो युवती अपने घर नहीं लौटी। उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट नोएडा के सेक्टर 20 थाने में लिखवाई गई, जिसकी जांच के दौरान सनसनीखेज खुलासे हुए। उस जांच से यह पूरा राज खुला। मनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नरकंकाल मिले। पुलिस को 19 महिलाओं और बच्चों के नरकंकाल मिले। इनमें ज्यादातर आसपास के बच्चे बच्चियों के थे। वो गुमशुदा थे, लापता थे। जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच की, पंढेर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ नौकर सुरेंद्र कोहली को भी गिरफ्तार किया गया और गाजियाबाद की निचली अदालत में सुनवाई हुई। कई मामलों में दोनों को सख्त सजा सुनाई गई। दोनों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन हाईकोर्ट पहुंचते पहुंचते दोनों बरी हो गए। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है इस मामले में, लेकिन लोगों का गुस्सा यह है कि लोग इनके घरों पर पत्थर चला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आसपास रहते हैं, इनमें इसलिए गुस्सा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत की एक और बड़ी छलांग, चांद पर भारतीय के पड़ेंगे कदम, यानी अब मानव भेजा जाएगा चांद पर। बड़ा मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। खुद आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह साहब बैठे हैं और इसरो चीफ सोमनाथ भी मौजूद हैं। वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पीएम मोदी को। अब तैयारी है कि चंद्रयान तो लैंड हो गया चांद पर, इंसान भेजा जाए। जरा रिपोर्ट देखिए। भारत ने चांद पर चंद्रयान भेजने के बाद अब इंसानों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। चंद्रयान की सफलता का पूरी दुनिया ने लोहा माना। अब मोदी ने इसरो को चांद पर इंसानों को भेजने की जिम्मेदारी दी है। मोदी ने इसको लेकर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ एक बड़ी बैठक की। मोदी ने कहा कि दुनिया इसरो की ताकत देख चुकी है, अब भारत को अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को सामने लाना है। इसरो की कामयाबी से साफ है कि चांद पर भारतीयों को भेजने के सपने को सच होने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपको जरा मैं पहले तस्वीर दिखाऊं कि चांद पर इंसान कैसे जाएगा। उससे पहले अंतरिक्ष में इंसान को भेजना है। यह है गगनयान जो तैयार हो गया है। ये अगले कुछ दिनों में अंतरिक्ष पे जाने वाला है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसकी टेस्टिंग भी की गई है और टेस्टिंग में पैराशूट, एम्बियंस दीजिए जरा। टेस्टिंग में पैराशूट जो आपको नजर आ रहा है, यह टेस्टिंग की गई है रेलवे ट्रैक पर। अब आपको बताऊंगा कि कैसे चांद पर कदम पड़ेंगे इंसान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा टाइम टेबल मैं अंतरिक्ष का आपको बताने जा रहा हूं जो दिया गया है पीएम मोदी को प्रेजेंटेशन। पीएम मोदी ने इसरो के साथ ये हाई लेवल बैठक की है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर बधाई दी। मोदी ने कहा अब हमें इंसानों को चांद पर भेजना है। 2035 तक हमें अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बना लेना है। 2040 में भारतीयों को चांद पर भेजना है। बैठक में मौजूद इसरो चीफ ने मोदी को यह जानकारी दी। एस सोमनाथ ने इसरो की तैयारी का प्रेजेंटेशन दिया। चांद पर इंसान भेजने की तैयारी का खाका पेश किया। हमें नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाना होगा, उसके लिए नया लॉन्च पैड बनाना होगा। इंसानों की सुरक्षा को लेकर नई लेबोरेटरी बनानी होगी, नई तकनीकें विकसित करनी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन गगनयान की भी जानकारी ली। 21 अक्टूबर को इसरो इसकी टेस्टिंग लॉन्च कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित वापस लाना है अंतरिक्ष से, इसको लेकर यह टेस्टिंग होने जा रही है। सोमनाथ ने कहा इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। 2025 में गगनयान से इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। मोदी ने आदित्य L1 शुक्रयान मिशन की भी जानकारी ली है। मिशन मंगलयान, बैठक में सोमनाथ ने मंगलयान को लेकर जानकारी दी। आपको पता है हम मंगल पर जा चुके। सोमनाथ ने कहा मंगल ग्रह पर लैंडर उतारने की तैयारी है। अब 2013 में भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था
और 2014 में मंगलयान पहली बार ही मंगल की कक्षा में पहुंच गया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश। भारत शुक्र ग्रह पर भी मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है और इसरो चीफ ने इसकी जानकारी पीएम मोदी को दी। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजने की तैयारी है। ऑर्बिटर शुक्र ग्रह के चक्कर लगाते हुए जानकारी हासिल करेगा। यह है इसकी तैयारी। सुनिए जरा वैज्ञानिक सृजन पाल जी, जिन्हें आपने चंद्रयान के उतरने के दौरान भी रिपब्लिक पर खासा सुना होगा, वो क्या कह रहे हैं इस मिशन के लिए। 2040 तक चंद्रमा पे जाना एक कठिन चुनौती है, लेकिन इसरो चंद्रयान 3 के बाद जो सफलता हुई है इसके लिए भी पूरी तरह से मनोबल हाई है। जब ये मिशन शुरू किया जाएगा तो इस मिशन को जब धरती से हम छोड़ेंगे तो उस समय इस मिशन के 3 भाग होंगे। पहला भाग वो होगा जो इस पूरी असेंबली को, इस पूरी यूनिट को चंद्रमा तक लेके जाएगा। उसके बाद 2 यूनिट होंगी जो एक तरह का कमांड मॉड्यूल यानी ऑर्बिटर जैसा होगा और दूसरा लूनर मॉड्यूल होगी और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। चंद्रमा के पास पहुंच करके ये जो लूनर मॉड्यूल है ये नीचे गिर जाएगी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के। कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद अंतरिक्ष यात्री अपना काम करने के बाद इसी लूनर मॉड्यूल से वापस लॉन्च होंगे और कमांड मॉड्यूल यानी ऑर्बिटर के साथ जुड़ करके यात्रा वापस करेंगे पृथ्वी की। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में कपड़ा फाड़ सियासत हो रही। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले, एक तरफ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह है, एक तरफ कमलनाथ है। टिकट बंटवारे को लेकर स्थिति यहां तक पहुंच गई है। जो लोग नाराज हैं उनसे कमलनाथ कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में मेरा रोल नहीं। कोई कह रहा है दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, दिग्विजय उस पर कुछ और कर रहे हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। सुनिए जरा। आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।